तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 3 की। और इस एपिसोड में स्टोरी और भी ज्यादा इंटेंस और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जहां इमोशंस, मिस्ट्री और हिडन फोर्सेस सब एक साथ मिक्स हो रहे होते हैं। एपिसोड की शुरुआत कॉलोनी हाउस से होती है, जहां फातिमा और एल्गिन का ऑकवर्ड रीयूनियन होता है, खास तौर पर अ सेलर इंसिडेंट के बाद। एल्गिन क्लियरली अनकंफर्टेबल होता है और वहां से निकालना चाहता है, लेकिन फातिमा उसे रोक लेती है और कहती है कि सिचुएशन को और वियर्ड मत बनाओ। एल्गिन फिर बॉयड की वार्निंग का जिक्र करता है और सजेस्ट करता है कि दोनों सेम स्टोरी मेंटेन करेंगे ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि अगर सच बाहर आया तो स्माइली मॉन्स्टर के वापस आने का राज भी खुल सकता है। लेकिन फातिमा का फोकस इमोशनल साइड पर होता है। वो एल्गिन से पूछती है कि वो मेंटली कैसा फील कर रहा है, क्योंकि जो कुछ उनके साथ हुआ वो नॉर्मल नहीं था और किसी अननोन फोर्स ने उन दोनों को यूज किया है, जिसकी वजह से वो पहले जैसे नहीं रह सकते। दूसरी तरफ बॉयड को एक डिस्टर्बिंग नाइटमेयर आता है जो उसकी वाइफ एबी से रिलेटेड होता है, जब वो लोगों पर अटैक कर रही होती है। ये क्लियर नहीं होता कि ये सिर्फ एक ड्रीम है या टाउन की कोई फोर्स उसके माइंड से खेल रही है। बॉयड फिर अकोस्ता के पास जाता है और उसे समझाता है कि एम्बुलेंस वाला रिस्की डिसीजन कितना डेंजरस था। अकोस्ता एडमिट करती है कि उसने कंट्रोल लूज कर दिया था और अब वो इतनी होपलेस फील कर रही है कि खुद को खत्म करने तक की बात कर देती है। इधर जे एड अपनी तरफ से मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करता है मेडिटेशन के जरिए, लेकिन जब कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बॉयड उसे रोकता है, लेकिन जेड सजेस्ट करता है कि शायद एलएसडी या ड्रग्स यूज करके वो अपनी सप्रेस्ड मेमोरीज अनलॉक कर सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पास्ट लाइफ या हिडन नॉलेज में आंसर्स छुपे हैं। लेकिन बॉयड इस आइडिया को बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि सिचुएशन ऑलरेडी बहुत डेंजरस है। क्लिनिक साइट पर क्रिस्टी और मैरियल एक डेड बॉडी हैंडल कर रहे होते हैं, जबकि सोफिया का बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज होता है। वो सीक्रेटली एक टूथ निकाल लेती है, जो बहुत क्रीपी मोमेंट होता है और यह हिंट देता है कि शायद वो डेड बॉडीज या आइडेंटिटीज से रिलेटेड कोई डार्क चीज कर रही है। फ्यूनरल सीन में पूरा टाउन जमा होता है, जहां बॉयड स्पीच देता है, लेकिन अचानक क्रोस का झुंड आ जाता है और सब डिस्टर्ब हो जाता है। ये नॉर्मल नहीं लगता, जैसे टाउन खुद डेथ पर रिएक्ट कर रहा हो। जूली यहां इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है और लगता है कि उसे इंटेंशनली ट्रिगर किया गया है। डाइनर के सीन में टेंशन और बढ़ जाती है जब सोफिया इनडायरेक्टली मैथ्यूज फैमिली को ब्लेम करती है, जो एक साइकोलॉजिकल गेम लगता है उनको आइसोलेट करने के लिए। टेबिथा लाइट हाउस तक वापस जाने का प्लान बनाती है बॉटल ट्री के थ्रू, लेकिन बॉय इन वाइट उसे बताता है कि रूल्स चेंज हो चुके हैं, मतलब जो पहले काम करता था अब जरूरी नहीं कि दोबारा काम करे। जूली और रैंडल कोलैप्स्ड हाउस जाते हैं आंसर्स ढूंढने के लिए, जहां रैंडल उसे प्रोटेक्ट करता है और अंदर जाकर एक इंपॉर्टेंट बैग निकालता है। विक्टर और इथान लेक के पास जाते हैं, जहां जेड पानी में फ्लोट करते हुए मेडिटेशन कर रहा होता है, एक सिंबॉलिक मोमेंट जहां वो अपनी इनर मेमोरीज एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है। ईथन लेक ऑफ टीयर्स का कॉन्सेप्ट बताता है, एक ऐसी जगह जहां हीलिंग और डेड को वापस लाने की पावर हो सकती है। एपिसोड के एंड पर बॉयड अपनी वाइफ की ग्रेव के पास जाता है और अपने फियर्स और डाउट्स शेयर करता है। तब अचानक ग्रेव से एक हाथ बाहर आता है और उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन यह क्लियर नहीं होता कि यह रियल था या सिर्फ एक इल्यूजन। ओवरऑल ये एपिसोड ये हिंट देता है कि ये टाउन नॉर्मल नहीं बल्कि एक अडेप्टिव सिस्टम है जो लोगों के एक्शंस के हिसाब से रिएक्ट करता है, जैसे कोई सिमुलेशन हो जहां रूल्स चेंज होते रहते हैं। क्राउज शायद इस सिस्टम का पार्ट है, सोफिया या मैन इन येलो एक कंट्रोलिंग फोर्स है और ईथन की इमेजिनेशन भी रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टाउन में हर आंसर की एक कॉस्ट होती है, यहां कुछ भी फ्री नहीं मिलता। ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना।